हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मानसी सिंह। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एचटेक की प्लेलिस्ट अभी अपलोड कर दी है, जहाँ पर हमने बहुत सारे प्रीरेक्यूज़ सॉल्व किए थे। और ये मैं अब नया लेक्चर और नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। तो ये लेक्चर मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है कॉमर्स के बारे में फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी प्लेलिस्ट जिसमें आपको क्लास 11th और 12th दोनों की बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो हियर इट इज, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट मी सिलेक्ट माय मार्कर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? तो उसके लिए this is the definition. Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof. तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो क्या करती है? रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, फिर समराइज करती है, एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ताकि उसे कम्युनिकेट कर सके उसके फाइनल यूजर्स को। तो इसको हम समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहना चाहता है। अब वर्ड्स तो इसमें बहुत सारे लिखे हैं और एक स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, तो इन सब का मतलब क्या है? तो सबसे पहले है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग क्या कहती है? रिकॉर्डिंग मतलब अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग मतलब आपको जर्नल में एंट्रीज करनी है। एंट्रीज करेंगे किसकी? जितने भी आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जिनको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, एक्चुअली जिनको आप मेजर कर सकते हैं पैसों में, उनको आप रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग में क्या होता है? क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं, अब यहाँ जितने भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए होंगे वो हो सकता है कि सेल्स के हों, हो सकता है वो परचेज के ट्रांजेक्शन हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं आपने उनको वेजेस प्रोवाइड किया हो सकता है कि आपने किसी को सैलरी प्रोवाइड की हो सकता है आपने रेंट पे किया हो। ऐसे ही आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे जो आपने इस जर्नल में रिकॉर्ड किए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है अकाउंटिंग का? क्लासिफाई करो। क्लासिफाई मतलब कि अगर सेल्स से जित अगर मान लो सेल्स के आपके 14 ट्रांजेक्शन है, आपने महीने में 14 टाइम सेल किया है, तो उसके ट्रांजेक्शन्स को अलग कर दो। परचेज आपने मान लो 5 बार की है, तो आप इनके ट्रांजेक्शन को अलग करो। अगर आपने वेजेस की 6 या 10 जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं उनको आप अलग करो। तो सबको क्लासिफाई कर लो किस बेसिस पर कि वो किस नेचर के हैं, वो सेल है, परचेज है, वेजेस के हैं, सैलरी के हैं, रेंट के हैं। इनको सबको क्लासिफाई कर लो और उन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग लिख दो। अब अलग अलग लिखने का मतलब क्या है कि मान लो आपके सेल्स के ट्रांजेक्शन है, तो सेल्स के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको आप किस में लिख देंगे? सेल्स में लिख देंगे। तो सेल्स का एक लेजर बनेगा। उसके बाद मान लो परचेज के आपके 5 ट्रांजेक्शन है, तो आप परचेज के लिए अलग से लेजर बनाएंगे जिसमें आप इन पांचों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आपने कहाँ से ली है? जर्नल से लिया है। इसी तरीके से आप क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद है समराइजिंग। समराइज मतलब एक ट्रायल बैलेंस बनेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, एक पीएनएल अकाउंट बनेगा और एक बैलेंस शीट बनेगी। अब इन सबको समराइज करना है। समराइज मतलब कि जो आपने लेजर में ट्रांजेक्शन किए हैं ना, इनको आप पहले ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, फिर आप ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, फिर आप पीएनएल में लेके जाएंगे और फिर आप बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस में आप सारे रिकॉर्ड्स बनाते हैं जो भी आपने जिनके लेजर्स बनाए हैं उनके। कहने का मतलब ये है कि आपकी अकाउंटिंग जो काम करती है वो डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर काम करती है, मतलब कि डुअल एस्पेक्ट पर काम कर रही है। तो डुअल एस्पेक्ट में आपने लेजर में जो भी रिकॉर्ड किया होगा, या तो वो डेबिट का नेचर होगा या फिर क्रेडिट नेचर का होगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस भी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट्स देखने को मिलते हैं, सारे बैलेंसेस देखने को मिलते हैं जो बिजनेस के अंदर डेबिट हुए हैं और बिजनेस के अंदर क्रेडिट हुए हैं। मान लो डेबिट में आपके 5 हैं तो पांचों यहाँ होंगे, और अगर क्रेडिट में 6 7 हैं जो भी हैं वो यहाँ होंगे। तो इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। बैलेंस किसका? बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का। बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें जितने भी डेबिट हैं वो सारे और जितने भी क्रेडिट है वो सारे कहाँ लिखे जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों लिखते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस? इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ट्रेडिंग पीएनएल ये दोनों आपके बनाए जाते हैं, ये दोनों अकाउंट बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपने जितनी भी सेल की होगी उसमें से आप सारी कॉस्ट, मतलब कि जो बनने की लागत आती है वो माइनस करते तो प्रॉफिट आता है ना। बस उसी बेसिस पर ये दो अकाउंट बनकर तैयार होते हैं। ट्रेडिंग में आप कौन सी वाली कॉस्ट लिखते हैं या फिर कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं? वो वाले एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट होते हैं। और पीएनएल में लिखते हैं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है ये अभी नहीं समझेंगे, आगे समझेंगे, बस इतना समझ लीजिए। जो खर्चा प्रोडक्ट को बनाने में लगता है वो यहाँ यहाँ लिखा जाता है, और जो खर्चा प्रोडक्ट को सेल करने में लगता है वो यहाँ लिखा जाता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होती है आपकी एक ऐसी शीट जहां पर आपको बिजनेस की लाइबिलिटीज एंड एसेट्स देखने को मिलते हैं। आगे हम समझेंगे। आगे मैंने इसके लिए सबके लिए रखा हुआ है एक एक फॉर्मेट का, वो तो आप वो देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं एनालाइजिंग। आप समराइज कर दिया, आप इसको देख के ना कोई भी बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है आपके प्रोडक्ट का खर्चा इतना आया, अच्छा ठीक है उसको सेल करने का खर्चा इतना आया, ठीक है आपके बिजनेस के एसेट्स ये हैं, लाइबिलिटीज ये हैं, ये सब समझ आ जाता है देखकर। और ट्रायल बैलेंस सब देखकर समराइज आ रहा है, समझ आ रहा है देखकर कि अच्छा अच्छा ये सब हो रहा है। उसके बाद एनालाइज करेंगे, इन्हीं रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट जो हमने सोचा था उतना प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, क्या गलत हुआ ऐसा। फिर इंटरप्रेट में क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। किसको? जो गलती हमसे हुई है, जो हमने यहाँ ढूंढी है गलती, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको डायग्नोज कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए, वो कहलाता है इंटरप्रेटिंग। और फिर इसको हम कम्युनिकेट करते हैं उसके यूजर्स को। अब शेयरिंग और प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक रिपोर्ट एनालिसिस या रिजल्ट टू द यूजर हु नीड इट। अब किसको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की? भाई उसको जरूरत पड़ेगी ना जो प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है। ये सारा जो तामझाम हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए कर रहे हैं। और प्रॉफिट की जरूरत किसको है? प्रॉफिट की जरूरत है बिजनेस ओनर्स को, मैनेजर्स को, जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको, जो बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं उनको, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो। अब इन दोनों का इसमें कैसे रोल है वो हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स दो होते हैं। अभी समझ आया होगा कि क्यों हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन लोगों को दिखाना होता है। नेक्स्ट, अब देखिए, इट शोज द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यू और नेचर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी एटसेट्रा। सॉरी, दैट इज कैपिटल। ओनर्स इक्विटी किसको कहते हैं? कैपिटल को कहते हैं। अब देखिए, कैपिटल जो जो टर्म जहां जहां आ रही है मैं समझाती जा रही हूँ। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा बिजनेस में ओनर ने लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम। जैसे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ और स्टार्ट करते ही मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया या आपने 3 लाख रुपए लगाया, जितना भी पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है? वो कैपिटल कहलाता है। और वो क्या होती है? ओनर्स इक्विटी होती है। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट क्यों दिखाया जाता है? ताकि आप क्या निकाल सकें? आप नेचर ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी को पता लगा सकें। अब ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? यही तो अभी पढ़ा था। अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम? पहला, ताकि हम क्या कर सकें? एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना सकें। अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, उसकी अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन के जितने भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हो सके। टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर फ्रॉम फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। किसको फॉलो करके? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी को फॉलो करके, मतलब रूल्स को फॉलो करके। डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। Another objective of accounting is to determine whether during the accounting period the firm has earned or has incurred loss. अब डिटरमाइन कर रहे हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस। भाई अकाउंटिंग इसलिए भी तो जरूरी है ना ताकि आपको पता लग सके कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एक पीरियड के एंड होने तक आपको ये पता लगे कि आपने क्या अर्न किया और क्या आपने लूज किया, आपको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। For this purpose, a statement called income statement or trading and P&L account statement is prepared. इसके लिए क्या बनाया जाता है? इनकम स्टेटमेंट, या फिर जिसे आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कहते हैं। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है और ये पीएनएल का फॉर्मेट है। अब देखिए, ट्रेडिंग ये है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर सेल्स, इधर क्लोजिंग स्टॉक।
अब ये फॉर्मेट आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना देख लीजिए कि इसमें वो वाले खर्चे आते हैं जो कि गुड्स को बनाने में लगते हैं। और पीएनएल में देखिए ऐसे बहुत सारे खर्चे जो सेल करते टाइम यूज होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस, कार का, बेड डेट, ये सब आपको लास्ट में पढ़ने को मिलेगा। अभी बस इतना समझिए, ये है इनडायरेक्ट खर्चा और ये है डायरेक्ट खर्चा। तो ये हो गया डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। अब देखिए ये लिखा है यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है यहाँ, ये रहा, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ग्रॉस लॉस होगा तो आप यहाँ लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखेंगे, दोनों इंटरलिंक होते हैं। चलिए आगे। अब determining the financial position. Another objective of accounting is to determine the financial position. Financial position निकालने के लिए it is known from the balance sheet which shows the value of assets on one side and liabilities on the other side. आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली, वो कैसे पता लगेगा? प्रॉफिट से नहीं, वो पता लगता है आपको आपकी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट आपको बताती है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। एसेट्स मतलब कि आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिजनेस को चलाने के लिए जो आपने रिसोर्सेज लिए हैं वो। अब आपके रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? लेट से आपका एक बिजनेस को चलाने के लिए आपने बिल्डिंग खरीदी है, आपने मशीनरी खरीदी होगी, आपने लेट से आपने लैंड खरीदी होगी, आपने और सारी चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने ट्रक खरीदे होंगे, आपने फैन, अपनी फैक्ट्री में फैंस लगाए होंगे। ऐसे ही आपने बहुत सारी चीजें, टेबल्स खरीदी होगी, आपने कंप्यूटर खरीदा होगा। ये सारी चीजें आपने एक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज खरीदे, इनके बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता है। आपको इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहलाते हैं आपके एसेट्स, जिन्हें हम पूंजी कहते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, आपके ऊपर कर्ज। इस बिजनेस को चलाने के लिए आपने कहीं से तो उधार लिया होगा ना, तो वो सारे उधार इस तरफ और सारे आपकी पूंजी इस तरफ, आपके सारे एसेट्स इधर आ गए। और आपने अगर किसी से कोई कर्ज लिया है तो वो सब इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो भाई आपने ओनर से कैपिटल ली है। आपको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ओनर का खर्चा अलग होता है, बिजनेस का खर्चा अलग होता है। ओनर अपने लिए जो खर्चा करता है उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और बिजनेस का जो खर्चा होता है वो ओनर अपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट अलग होता है और ओनर का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट अलग होता है। अगर ये बिजनेस से पैसा लेगा तो बिजनेस का पैसा कम हो जाएगा। अगर ओनर का अपना बैंक अकाउंट है तो वो उसके पर्सनल यूज के लिए, लेकिन बिजनेस का अपना खुद का बैंक अकाउंट है। उसी तरह बिजनेस के खर्चे भी अलग और ओनर का खर्चा भी अलग। ओनर के कर्ज जो होंगे वो अलग होंगे और बिजनेस के जो कर्ज होंगे वो अलग होंगे। तो इसी तरीके से बिजनेस को ओनर ने जो पैसा दिया है उसे कैपिटल कहते हैं, और ये भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाती है। अब ऐसे ही आपने किसी, जैसे यहाँ लिखा है कि लोन फ्रॉम साहिल और क्रेडिटर्स, ये सब क्या है? आपके कर्जे हैं, ये कर्ज है आपका जो आपको लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका facilitates management. The management often require financial information for decision making, effective control, budgeting and forecasting. Facilitate करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे फैसिलिटेट करता है? जैसे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग अच्छा कंट्रोल हो, या आप बजटिंग करने के लिए, और फोरकास्टिंग मतलब कि फ्यूचर को देखने के लिए, फ्यूचर देखने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने प्रॉफिट निकाल लिया, आपने देखा कि इस साल का प्रॉफिट हमारा इतना निकला है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा आना चाहिए था। तो उस प्रॉफिट को अच्छा बनाने के लिए और उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप क्या करते हैं? अब अपने बिजनेस में आप कुछ डिसीजंस लेंगे ताकि दोबारा से वो गलतियां ना हो जो आपने पिछले साल की थी। उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ डिसीजंस लेंगे। कहीं अगर कंट्रोल की जरूरत होगी तो आप कंट्रोल करेंगे। आपको दोबारा से अपना बजट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आप बजट बनाएंगे। अगर आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज देखने को मिल रही है तो उसके लिए भी आप अभी से ही
सोच के रख लेंगे और उस हिसाब से आप डिसीजंस लेंगे। तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ये सब मैनेजमेंट ही तो है। डिसीजन लेना, फोरकास्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब क्या है, ये मैनेजमेंट कहलाता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी हमने देखा कि जो यूजर्स होते हैं हमारे, जैसे ओनर है, क्रेडिटर्स है, बैंक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ये सब क्या है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो येट अनदर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हु एनालाइज देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें क्या करता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Protecting business assets. Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. बिजनेस एसेट्स आपके पता लगते हैं कि आपके पास कितने एसेट्स हैं। कैसे, आपने बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट में आपने अपने सारे एसेट्स रिकॉर्ड किए। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है, तो आप मेरे क्या कहते हैं, इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू, बस इतना ही।